सो हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था मेनली ग्रेविटेशन के बारे में, और हमने उस टॉपिक को आगे बढ़ाया था और हमने उसके बाद कुछ यूनिवर्सल लॉ देखा था। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने देखा था, और फिर हमने इम्पोर्टेंस देखा था इस यूनिवर्सल लॉ का। तो ये तीन मेन पॉइंट्स हमने डिस्कस किया था, और हमने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था कल इसी के बेस पे। तो अब अगर हम आगे चले और अपने अगले टॉपिक को शुरू करें, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मेनली हम डिस्कस करेंगे, वो है फ्री फॉल। तो अगर फ्री फॉल की बात की जाए कि फ्री फॉल क्या होता है, जैसे कि हमें टर्म से पता चल रहा है कि दिस इज एक्चुअली, इसे कहते हैं बहुत सिंपल भाषा में, दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी को हम फ्री फॉल भी कहते हैं। तो जैसे कि हमने देखा है, हम जानते हैं कि जो अर्थ है वो सारे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये क्यों होता है? क्योंकि एक फोर्स होती है जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो है अर्थ सारे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जो हम कल भी देख रहे थे कि अर्थ अगर एक एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है, तो हमने और भी कई बातें देखी थी कि एप्पल भी उतने ही फोर्स से ऑपोजिट डायरेक्शन में अर्थ को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, पर हमें वो मोशन में नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि अर्थ का मास ज्यादा है, और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन। तो ये बातें हमने देखी थी। तो ये बात तो है कि अर्थ जो है वो सारे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है। क्यों है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऐसा होता है। तो जब भी ऑब्जेक्ट्स जो हैं, जब वो अर्थ की तरफ गिरते हैं इस फोर्स के अंडर, कौन से फोर्स के अंडर? ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर, तो क्या होता है कि ऑब्जेक्ट्स को, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं फ्री फॉल में है वो। इन्हें हम क्या कहते हैं? दे आर नोन टू बी इन फ्री फॉल। तो अगर हम इस बात को एज अ स्टेटमेंट लिखें तो क्या कह सकते हैं कि whenever objects fall towards the earth under gravitational force, they are said to be in free fall. तो जब भी ऑब्जेक्ट्स इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर नीचे गिरते हैं या अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं कि दे आर अंडर फ्री फॉल। तो ये हमारा पहला टॉपिक है आज का, जो हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हम सबकी कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि अगर आप देखो कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मान लो अर्थ के इन्फ्लुएंस में नीचे गिर रहा है, तो क्या उसके वेलोसिटी में कोई चेंज आता है? तो हम सब जानते हैं कि वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन में नीचे गिरता है, और उसकी वेलोसिटी में जो है डेफिनेटली चेंज तो आता ही है। जैसे अगर आपने कोई बॉल ड्रॉप की, अगर हम इसे डायग्राम से समझें, तो अगर हम कोई बॉल ड्रॉप करेंगे फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, लेट्स से ये हमारा ग्राउंड लेवल है और यहाँ पे कोई बॉल है, और अगर हम यहाँ से इस बॉल को ड्रॉप करेंगे, और इनिशियली इसकी जो हाइट है वो है h, तो अगर हम यहाँ से बॉल को ड्रॉप करेंगे, तो जब भी हम बॉल को ड्रॉप करते हैं तो हम कहते हैं कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है u, विच इज इक्वल टू 0। तो ऐसा बहुत बार न्यूमेरिकल्स में भी एक टर्म गिवन होगा, व्हेन अ बॉल इज ड्रॉप्ड। तो ड्रॉप्ड का मतलब होता है कि उसकी वेलोसिटी कुछ नहीं है। तो ड्रॉप्ड के केस में क्या होती है? u इज इक्वल टू 0। तो ये हम मान के चलते हैं। तो जब उसे हम ड्रॉप करेंगे, तो इनिशियली तो उसकी वेलोसिटी 0 थी, लेकिन जब वो बॉल नीचे जमीन पे आके गिरेगी, तो यही बॉल जब यहाँ पे आके जमीन के कांटेक्ट में गिरेगी, तो क्या होगा? उसकी वेलोसिटी में कुछ चेंज तो आएगा। तो इस टाइम में इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी, उसकी फाइनल वेलोसिटी। तो उसकी कुछ तो वैल्यू होगी। तो इसका तो मतलब क्लियर है कि यहाँ पे अंडर द फ्री फॉल जब ये बॉल गिरा, तो इसकी वेलोसिटी में चेंज आया, और जब भी हमारी वेलोसिटी में चेंज आता है तो हम कहते हैं क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन हो रहा है। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, हमने पढ़ा है पहले चैप्टर्स में, इट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। मतलब जब भी देयर इज चेंज इन वेलोसिटी, देयर इज ऑलवेज सम एक्सेलरेशन। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इतनी बात हमने देखी। लेकिन यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आ रहा है, ये जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, ये क्यों हो रही है? क्योंकि उसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? यहाँ पे लग रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी।
तो वेलोसिटी चेंज होने का रीजन क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मतलब एक्सेलरेशन आने की वजह भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। तो इसीलिए ऐसे केसेस में, इस फ्री फॉल के केस में जब हमारा एक्सेलरेशन होता है, तो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन का नाम देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, नहीं तो सिंपली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ऐसे केसेस में क्या कहते हैं, ए को, एक्सेलरेशन को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल जी से। हमने देखा था कल जो कैपिटल जी है वो क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसके हमने वैल्यू बताई थी, क्या थी? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। तो हमने कहा था ये जो है कैपिटल जी की वैल्यू होती है और ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल क्यों? क्योंकि ऑल ओवर द यूनिवर्स इसकी वैल्यू सेम होती है, चाहे वो हम किसी टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें या किसी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें, जी की वैल्यू सेम रहेगी अर्थ के अंदर या बाहर। तो उस तरीके से आज हम एक नया टर्म और डिफाइन करेंगे विच इज स्मॉल जी। स्मॉल जी क्या बताता है? एक्सेलरेशन। किसका एक्सेलरेशन? कोई ऑब्जेक्ट जो अगर फ्री फॉल के अंडर नीचे गिर रहा है अर्थ की तरफ, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा उसे हम कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसको हम यही लिख देते हैं, क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती कैपिटल जी की तरह, इसकी वैल्यू बहुत वेवरिंग होती है। आप जिस जगह पे हो, अलग अलग जगह पे अलग अलग वैल्यूज होती है जी की। अर्थ के अंदर भी अगर हम कहें तो यहाँ पर भी जी की बहुत सारी वैल्यूज होती है, वो अभी हम आगे आने वाले टॉपिक्स में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें इस जी की, अगर हम जी के बारे में थोड़ा समझे और, तो जैसा कि मैंने कहा कि हम जो जी है, हाँ, तो हम लोग अब जी के बारे में देखते हैं। तो जी जैसा कि मैंने बताया क्या है? जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जब भी ऑब्जेक्ट्स फ्री फॉल के अंडर होते हैं तो उनके ऊपर जो एक्सेलरेटिंग फोर्स लग रही होती है उसको हम कहते हैं जी, विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लगता है इसीलिए ये नाम। तो अब क्योंकि ये एक्सेलरेशन है इसीलिए इसका जो SI यूनिट है, अगर मैं वो दिखाऊं तो वो भी एक्सेलरेशन के बराबर ही होगा जो नॉर्मल हमारा एक्सेलरेशन है, जो कि दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नहीं तो ms-2। तो क्योंकि g इज नॉर्मल एक्सेलरेशन, तो इसीलिए हम कहेंगे उसकी जो यूनिट है वो भी एक्सेलरेशन के बराबर ही होगी, विच इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब अगर हम g को कैलकुलेट करने की कोई वैल्यू ढूंढे, जैसे कि हमने कल कैपिटल जी को कैलकुलेट किया था, वैसे अगर हम स्मॉल जी की कोई वैल्यू निकाले अर्थ के सरफेस पे, तो वो कैसे निकाला जा सकता है? तो अगर हम पीछे जाएं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में सेकेंड लॉ को रेफर करें, तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है? F इज इक्वल टू ma, है ना? ये हमने पढ़ा है। न्यूटन सेकेंड लॉ इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू द एक्सेलरेशन। ठीक है। अब हमने ऑल्सो कल क्या पढ़ा? हमने पढ़ा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हमने उसके बारे में भी पढ़ा था। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता था? द फोर्स दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास बिटवीन द टू, जो दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स एक्ट कर रही है, ऑल्सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज, है ना? ये बातें हमने देखी थी। फिर उसके बाद हमने क्या किया था? हमने प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को हटाया था और एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया था और यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ गया था। और यहाँ हमने देखा था जो कैपिटल जी है इसकी वैल्यू क्या निकाली थी हमने? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। ये इतना हमने कल किया था। इसको मैं सेकेंड नाम दे देती हूँ। तो इन दोनों की हेल्प से हम बड़ी आसानी से जो हम स्मॉल जी है इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे देखते हैं। तो अगर मैं 1 और 2 को, ये दोनों क्या है? ये दोनों फोर्स ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फर्स्ट भी फोर्स के बारे में ही है, सेकंड भी फोर्स है। तो इन दोनों का क्या है? लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दूं, मतलब बराबर कर दूं, तो क्या होगा? इस केस में मैं लिख सकती हूँ ma इज इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम जानते हैं यहाँ पे क्या है? जो हमारा एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर है? g के बराबर है
है ना, क्योंकि जो हम उनकी बात कर रहे हैं, उन ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं इस केस में जो कि फ्री फॉल के इन्फ्लुएंस में है। तो जो भी फ्री फॉल में उनका एक्सेलरेशन क्या होगा, जी होगा। तो इस केस में हम यहाँ एम ए के बजाय एम जी लिख सकती हूँ मैं, सब्स्टिट्यूटिंग ए एस जी, और बाकी चीजें सेम रहेगी अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, ये हमने पहली चीज की। ओके, अब अगर हमने कहा हम यहाँ किन ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, हम यहाँ उन ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं जो कि सरफेस पे हैं। किसके सरफेस पे, सरफेस ऑफ अर्थ। तो सरफेस ऑफ अर्थ पे है, इस बात को अगर हम समझें तो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने कहा कि हमने दो इक्वेशंस निकाली थी, F इज इक्वल टू एम ए, जहां ए को क्या सब्स्टिट्यूट किया, एम जी के बराबर किया, और दूसरी क्या इक्वेशन निकाली थी जो हमने कल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से देखी, वो थी F इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या कहा, इन दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। तो क्या हमारी इक्वेशन आई, एम जी इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि अर्थ के सरफेस पे हैं या फिर अर्थ के सरफेस से बहुत पास है। तो इस केस में जैसे मान लो अगर ये हमारी अर्थ है, ठीक है, इस तरह से अर्थ है, अब ये अर्थ का सेंटर है ना, दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं किसी केस में, अगर वो अर्थ के सरफेस पे, मतलब कहाँ है, वो यहाँ है, मान लो यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट है, मान लो मैं उस ऑब्जेक्ट को नाम दे देती हूँ ए, और ये हमारा सेंटर है ओ। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है तो सेंटर से उसका डिस्टेंस कितना हुआ, ये हुआ। सेंटर से अगर हम उसका डिस्टेंस निकाले तो ये बना, है ना। अब जैसे कि हमें फिगर से दिख रहा है, ये एक्चुअली क्या हुआ, अगर ये एक सर्कल है और वो सरफेस पे है तो इतना डिस्टेंस क्या इस सर्कल का रेडियस नहीं हो गया, है ना। तो इसका रेडियस हो गया, तो मैं उसको कैपिटल आर से डिनोट कर देती हूँ। तो कैपिटल आर हो गया, तो हमारा डिस्टेंस कितना है, आर है ना। तो इसको अगर हम और इस इक्वेशन को अगर हम और फर्दर लिखें तो क्या हुआ, एम जी इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डिस्टेंस क्या है इस केस में, डी इज इक्वल टू आर, क्योंकि यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट सरफेस पे है, मतलब इसके रेडियस के डिस्टेंस पे है, तो आर और स्क्वायर, तो एम जी इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो इतनी हमारी इक्वेशन बन गई। अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो इसमें क्या कर सकते हैं, ये जो टर्म है, ये मास और ये मास, क्या ये कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो हमारी जो इक्वेशन निकल कर आई जी की, स्मॉल जी की, विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या बनकर आई, जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, है ना। ये हमारी इक्वेशन आई, राइट, दिस इज द इक्वेशन। तो इस केस में अगर हम इस फॉर्मूले में अगर हमारी सारी वैल्यूज रख दे, ये तो हमारी सारी नोन वैल्यूज है, हमें यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू पता है, ये मास जो है दैट इज द मास ऑफ अर्थ। ठीक है, यहाँ पे जो हमने दो मासेस डिफाइन किए थे, कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ अर्थ, है ना, और ये स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमें पता है, दिस इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। और वहां पर भी जो हमने निकाला था वो एक्चुअली क्या था, ये वाला जो mg था, हम ये उस ऑब्जेक्ट की बात करते थे, ये भी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ही था, इसलिए ये दोनों मास ऑफ ऑब्जेक्ट सेम थे, इसलिए हमने इसे काटा। ठीक है, तो अब ये हमें टोटल हमारी g का फॉर्मूला मिल गया। अब अगर हम चाहें तो ये सारी वैल्यूज डाल के हम आराम से g की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर अब हम g की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो क्या हो सकता है, इसमें सॉल्व करते हैं आगे। तो अगर इसको आगे सॉल्व करें तो क्या होगा, g इज इक्वल टू कैपिटल G की वैल्यू हमें पता है 6.67 इंटू द पावर -11 इंटू मास ऑफ द अर्थ। मास ऑफ द अर्थ कितना होता है, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, क्योंकि हम स्टैंडर्ड यूनिट्स में सारी वैल्यूज लेते हैं। तो ये और r मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर। लेकिन ये यूनिट किस में है, ये मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर भी होगा। और इसकी यूनिट क्या होगी,
कैपिटल जी की ये हमें पता है क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। तो इतनी वैल्यूज हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर ली। अब यहाँ पे हम इसको अगर सॉल्व करें तो हमारी g की वैल्यू आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारी g की फाइनल वैल्यू है, ठीक है। ये दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ g विच इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के अट्रैक्शन फोर्स की वजह से, जो अट्रैक्शन फोर्स क्या है असल में, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिर रहा है उसके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो कितने एक्सेलरेशन पे गिरेगा, वो इस एक्सेलरेशन की वैल्यू से गिरेगा विच इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कभी कभी हम कैलकुलेशंस में कन्वीनियंस के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले लेते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन है कि 9.8 लेना, हम 9.8 ही लेंगे, ठीक है। तो ये कभी कभी लिया जाता है। तो ये वैल्यू हमने निकाली g की, लेकिन अभी मैंने बताया कि जो g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। मतलब जैसे कैपिटल G की वैल्यू, ये वैल्यू हमारी कांस्टेंट है, हर जगह उतनी ही रहती है, लेकिन ये जो g है इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, मतलब बदलती रहती है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, इसकी वैल्यू किस पे होगी, ये मेजरली इसमें कौन सी वैल्यू है जो अलग हो सकती है। g तो कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, अभी हमने डिस्कस किया, इसकी वैल्यू सेम होती है। मास ऑफ द अर्थ तो नहीं बदलेगा, मास ऑफ द अर्थ तो उतना ही रहेगा, तो ये भी नहीं बदलेगा। लेकिन क्या बदलता है, r, रेडियस ऑफ द अर्थ, ये कैसे बदलेगा ये देखते हैं। तो क्या अभी तक हमने देखा कि क्या g इज इक्वल टू gm/r²। तो g की वैल्यू हमने कहा कि ये कांस्टेंट नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि इसका जो रेडियस है, इस फॉर्मूले में जो रेडियस का पार्ट है ये बदलता है। कैसे, देखो, एक सर्कल में अगर हम एक सर्कल कंसिडर करें तो क्या होता है, एक सर्कल की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आप सेंटर से, इसका जो रेडियस है वो ऑल लॉन्ग बराबर है, ये r होगा, ये भी r होगा, ये भी r होगा, ये वाला पार्ट भी r होगा, या कहीं पर भी अगर आप जाओ, अगर सेंटर से सर्कल के सरफेस तक आप कोई भी लाइन लेके जाओ तो उसे हम रेडियस कहते हैं, और उसकी वैल्यू जो है वो बराबर होती है, कांस्टेंट होती है एक सर्कल के लिए, है ना। लेकिन हमारी जो अर्थ है वो कोई परफेक्ट स्फीयर या परफेक्ट इस शेप की नहीं होती। उसका शेप कैसा होता है, उसका शेप होता है कुछ ऐसा, मतलब कुछ इस तरह का शेप होता है उसका, मतलब नॉट अ वेरी परफेक्ट स्फीयर, वो थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड स्फीयर होता है, ऐसे कि उसका जो रेडियस अगर आप नापोगे इक्वेटर के पास वर्सेस पोल के पास, तो आपको एक बहुत क्लियर डिफरेंस दिखेगा उसके रेडियस पे। ये कुछ अप्रोक्सीमेटली ऐसा शेप होता है, या इसको अगर हम थोड़ा ठीक से देखें तो ये कुछ इस तरह का शेप है, समवॉट ऐसा, नॉट एग्जैक्टली ऐसा, लेकिन कुछ कुछ ऐसा। तो यहां पे क्या होता है, कुछ ऐसा शेप होता है उसका। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो रेडियस है ये बहुत वेवरिंग करता है, वो कोई कांस्टेंट हमारा रेडियस नहीं होता। तो कैसे वेवर करता है, अगर हम इस फिगर में देखें तो इस फिगर में जो रेडियस है, ये वाला रेडियस, मतलब ये वाला इतना एरिया वर्सेस दिस, यहां से यहां तक, तो क्या ये सेम है? तो ये आप बहुत क्लियरली बता दोगे कि ये जो रेडियस है इट इज नॉट द सेम, इनफैक्ट ये ज्यादा है और ये कम है। तो हमें पता है कि इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इक्वेटर, दिस इज कॉल्ड एज द इक्वेटर। और ये ऊपर का पार्ट क्या हुआ, पोल्स, ये भी पोल और ये भी पोल, और ये वाला पार्ट ली लाइन पूरी क्या गई, इक्वेटर की लाइन गई। तो ये वाला जो हमारा रेडियस है, अगर मैं इसे कहूँ R1 और इसे मैं कहूँ R2, तो हमारे अर्थ के केस में ऐसा है कि R1 मतलब द रेडियस एट द इक्वेटर इज ग्रेटर देन R2 मतलब द रेडियस एट द पोल्स। तो ये यहाँ का केस नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, हमारा अगर R है तो ये हर जगह R रहेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो रेडियस में एक फर्क आता है। तो क्योंकि रेडियस में फर्क आता है इसीलिए G की वैल्यू में भी डिफरेंस आता है। तो कैसे डिफरेंस आता है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो अर्थ का जो रेडियस है वो कहाँ कम होता है, सबसे मिनिमम वो होगा एट द पोल्स,
और वो वहां से बढ़ते 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 सबसे मैक्सिमम कहाँ हो जाता है, इक्वेटर पे, फिर वहां से वो फिर छोटा होता जाएगा जब वो दूसरे पॉइंट पे जाएगा। तो इसीलिए इसी डिफरेंस की वजह से जो वैल्यू है जी की वो पोल पे ज्यादा होती है। अच्छा, अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को थोड़ा समझें, गिवन कि हमें पता है कि दो बातें इससे हमें पता चली। पहली क्या बात पता चली कि द रेडियस एट इक्वेटर इज ग्रेटर कंपेयर्ड टू द पोल्स। ये हमने पहली बात जानी। और दूसरी बात क्या जानी, द रेडियस इज नॉट द सेम, या फिर यूं कह लो या फिर इसको बेटर एक्सप्लेन करने के लिए सेम क्यों नहीं है, क्यों, बिकॉज अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, है ना। अर्थ परफेक्ट स्फीयर नहीं है, इसकी वजह से उसका रेडियस जो है वो बदलता रहता है। और क्यों बदलता है, क्योंकि उसका जो रेडियस है वो इक्वेटर पे ज्यादा है कंपेयर टू पोल्स। तो अगर हम यहाँ देखें, इस फॉर्मूले में देखें, तो हम जैसे यहाँ साफ साफ देख रहे हैं कि जी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का केस है और रेडियस कहाँ ज्यादा है, रेडियस ऑफ इक्वेटर, अगर आर ई रेडियस ऑफ इक्वेटर है तो ये ज्यादा है रेडियस ऑफ पोल्स से। तो उल्टा मतलब आर जी जो है वो आर से इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी में है। तो अगर आर ई ग्रेटर है, और अगर मैं यहाँ पे आर ई सब्सटीट्यूट करूं, ये एक केस मान लू मैं, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर, तो ये मैं कैसे लिख सकती हूँ, आर ई से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जी पी ये क्या है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स, तो ये किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर पी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम यहाँ देखें इन दोनों केसेस में, तो क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये साफ है, मतलब अब क्योंकि रेडियस बड़ा है, मतलब क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर वो छोटी होगी कंपेयर टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स। तो ये एक क्लियर कट डिफरेंस दिखाता है कि जो जी है ये कांस्टेंट नहीं है। यूनिवर्स में तो छोड़ दो, अर्थ में ही कांस्टेंट नहीं है बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन रेडियस। तो ये जो पॉइंट है ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो ये वाली बात हमने इस फॉर्मूले से समझी। तो अगर अब इसको हम स्टेटमेंट फॉर्म में लिखें कि इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसमें हम शुरू करेंगे सबसे पहले तो ये एक्सप्लेन करने के लिए कि हमारी अर्थ की जो उसका शेप है वो कैसा है। तो हम क्या समझा सकते हैं, द अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, ठीक है। तो क्या होता है, एज द रेडियस ऑफ अर्थ इंक्रीजेस from poles to the equator, the value of G becomes greater at the poles than at equator, ठीक है। ये बातें हमने अभी देखी, क्योंकि रेडियस किसका ज्यादा है, इक्वेटर का, इसीलिए हमारी जो वैल्यू ऑफ जी है वो कहाँ ज्यादा है, पोल पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, हमारी जो जी की वैल्यू है वो बहुत वेवरिंग होती रहती है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी हम अपनी कैलकुलेशन को फीजिबल रखने के लिए हम जी की फिर भी हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू ही यूज करते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ताकि हमारी कैलकुलेशन में ज्यादा हमें ज्यादा वेरिएशंस ना देखनी पड़े, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको यहां पे भी एक पॉइंट लिख सकते हैं, क्या पॉइंट लिख सकते हैं कि वी कैन टेक G to be more or less constant, मतलब हम उसको अप्रोक्सीमेटली हम कांस्टेंट ही मानते हैं 9.8 पे, कहाँ पे, ऑन और नियर द अर्थ, जबकि वो कांस्टेंट नहीं है, फिर भी हम उसको अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, अच्छा ये तो हमारा केस हुआ विद इन द अर्थ, अगर अर्थ के अंदर है और हमारा क्या वेरिएशन आ रहा है विथ द रेडियस ऑफ द अर्थ आर, तो वहां पे हमने दो केसेस देख लिए, पोल पे क्या होता है और इक्वेटर पे क्या होता है, ठीक है। लेकिन अब अगर हम बात करें
उन एरियाज की, उन प्लेसेस की जो कि अर्थ के अंदर नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो वो ऑब्जेक्ट्स जो कि अर्थ से बहुत दूर हैं, तो उस केस में हम कैसे पता लगा सकते हैं जी की वैल्यू? वो फिर से अलग होगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस का पॉइंट आ गया, डिस्टेंस फिर अलग होगा। तो इस केस के लिए ही हम लोगों ने जो पहले फॉर्मूला डिस्कस किया है हमारा जी का, स्मॉल जी का, जो कि क्या है, जी इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। तो जिस भी जगह हम अपने रेडियस की बात कर रहे हैं, जिस भी कंडीशन में अगर वो अर्थ से बाहर भी है, तो उस केस में अगर हमें उस ऑब्जेक्ट का मास अगर हमें पता हो और उसका जो रेडियस है, मतलब कितना डिस्टेंस है, अगर हमें ये दोनों फैक्टर पता हो, जी तो सेम ही रहेगा, तो हम इसी फॉर्मूले से उस कंडीशन में उसका जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। जी की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। तो ये अभी तक की हमारी बात थी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। ठीक है, तो अब हम अपने अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं और हमारा अगला टॉपिक है मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसमें हम ये स्टडी करेंगे कि वो ऑब्जेक्ट्स जो कि ग्रेविटी एक्सपीरियंस कर रहे हैं अर्थ में, उनका मोशन, उनका जो मतलब उनका जो अगर हम पाथ देखेंगे, मोशन का पाथ वो कैसा बनता है वो देखेंगे। मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे अभी। तो अगर हम ये देखें, तो अगर मान लो, चलो एक सिंपल एक्टिविटी करते हैं। जैसे कि अगर आप सबने देखा होगा, अगर हम किसी पेपर को और एक स्टोन को, ये दो ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, हमारा पहला ऑब्जेक्ट है एक पेपर और दूसरा स्टोन। अगर हम उसको कहीं से भी फेंके नीचे किसी हाइट से, मान लो ये हमारा ग्राउंड है और यहाँ एक है हमारा पेपर और ये है हमारा स्टोन। अब अगर इसे हम नीचे फेंकें, बस इतना ही करा है, एक तरफ पेपर लिया एक तरफ स्टोन नीचे फेंके, तो हम सब जानते हैं कि सबसे पहले नीचे कौन पहुंचेगा? स्टोन पहुंचेगा, बाद में पेपर आएगा। क्यों? क्योंकि पेपर को एक एडिशनल फोर्स लगी है जो कि स्टोन को नहीं लगी। वो क्या है? वो है एयर रेजिस्टेंस। क्या लगा है पेपर को? एयर रेजिस्टेंस लगा है, जो कि स्टोन के केस में नहीं था। क्यों नहीं था? दो बातें। पहली, पेपर का सरफेस एरिया ज्यादा है कंपेयर टू स्टोन, इसलिए उसको ज्यादा एयर रेजिस्टेंस लगा। दूसरा, मास का फर्क है। पेपर का मास बहुत कम है कंपेयर टू स्टोन, इसीलिए पेपर को ज्यादा सरफेस ज्यादा एयर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, जबकि एक्चुअली स्टोन के केस में नहीं था। और दूसरी बात क्या, ये एक्चुअली किसका काम कर रही है? कौन से फोर्स के बराबर का काम कर रही है? दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो एक्चुअली ये दोनों एक ही चीज को हम मान सकते हैं यहाँ पे। तो ये किसका काम कर रही है यहाँ पे? फ्रिक्शन, मतलब उसके मोशन को अपोज कर रही है। अगर पेपर नीचे ऐसे आ रहा है तो वो ऐसे काम करे, ऑपोजिट। ठीक है, तो ये एक्टिविटी भले ही बहुत कितनी बेसिक लग रही हो, लेकिन ये एक्टिविटी की गई थी। किसने की थी? ये एक्टिविटी की थी गैलीलियो ने। ठीक है, उसने क्या किया था? उन्होंने किया था कि उन्होंने कुछ ऑब्जेक्ट्स लिए थे जो कि अलग अलग मास के थे। जैसे कुछ ऑब्जेक्ट्स हॉलो थे, हॉलो मतलब अंदर से खाली थे। ठीक है, या फिर कुछ सॉलिड थे, मतलब जो कि जिनका प्रॉपर मास, जैसे कि स्टोन हो गया, ऐसे बड़े थे, छोटे थे, कुछ भी अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स लिए। और उन्होंने हर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को किससे फेंका? उन्होंने फेंका लीनिंग टावर ऑफ पीसा। इटली में ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने करा था। वहां पे उन्होंने इस टावर से नीचे फेंका था अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को। क्या प्रूव करने के लिए? वो ये प्रूव करना चाहते थे कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो कि एक ऑब्जेक्ट पे लगती है, उसके मास से, उस ऑब्जेक्ट के मास से कोई लेना देना नहीं होता। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास। तो यहाँ पे भी, इस एक्टिविटी में भी अगर आप देखो, तो भले ही टाइम दोनों को अलग अलग लगाओ, पहले स्टोन आएगा फिर पेपर आएगा, लेकिन इसके बावजूद इन दोनों पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब जी लगेगा, वो सेम ही लगेगा दोनों पे। ठीक है, और इस बात को अगर हम देखें तो हम इसको इस फॉर्मूले से भी देख सकते हैं कि जी में हमारी क्या क्या क्वांटिटीज आ रही है। एक कैपिटल जी आ रहा है, कैपिटल एम आ रहा है और आर स्क्वायर आ रहा है। मतलब ये एम किसका है? ये तो मास ऑफ अर्थ है, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। वो तो अगर आपको याद हो तो अभी जब हम कर रहे थे ये वाला, अगर हमने लिखा था एम जी लिखा था और जी एम एम बाय आर स्क्वायर, तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, तो तभी तो बचा था, तो हमें ये वाला फॉर्मूला मिला। तो एक्चुअली मास ऑफ द ऑब्जेक्ट से तो कोई लेना देना होता ही नहीं है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। तो भले ही एक स्टोन हो
या एक पेपर हो, दोनों पे जी की वैल्यू सेम लगेगी, क्या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो इसीलिए यही जो एक्सपेरिमेंट है ये किया था गैलीलियो ने, और उन्होंने इस बात को प्रूव करने के लिए किया था कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज वेरी इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि हमें पता होनी चाहिए, इसलिए हम लिख लेंगे इसे। तो क्या किया था, गैलीलियो ड्रॉप्ड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स of different masses from leaning tower of Pisa in Italy to prove that the acceleration ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम क्या लिखते हैं, जी, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। ये बात जो है गैलीलियो ने प्रूव की थी इस एक्सपेरिमेंट के जरिए, और इसे हम खुद भी जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया उससे हम साफ देख सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो इतनी बातें अभी तक हमने जी के बारे में देखी। अब अगर हम जी को, इस कॉन्सेप्ट को अगर हम रिलेट करें, हम जो हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था इक्वेशंस ऑफ मोशन, अगर हम वहां पे, अगर हम उन इक्वेशंस को क्या हम यहाँ पे इस कंडीशन में, मतलब फ्री फॉल के केस में, या यूज कर सकते हैं, तो हमने देखा था कि वो इक्वेशंस जो है वो किस किस केस में वैलिड होती है। उनकी वैलिड होने का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमने तब भी डिस्कस किया था वो क्या था कि अगर आप ये इक्वेशंस लगा रहे हो किसी फिजिकल सिचुएशन में, तो फर्स्ट चीज क्या होती है जो हमें ध्यान में रखनी होती है कि जो एक्सेलरेशन है वो कब काम करते हैं, व्हेन देयर इज द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो अगर हमारी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उस केस में हम उन इक्वेशंस को, उन तीन इक्वेशंस को बहुत कन्वीनियंटली यूज कर सकते हैं। तो क्या ये जो केस है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जी का, वो क्या इस केस में वैलिड है। तो अगर अभी हम देखेंगे कि जी जो सरफेस, जो अर्थ के जो सरफेस पे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें तो वो नियर अबाउट कांस्टेंट ही होता है ना। तो उस केस में अगर हम देखें, क्या हमारी जो तीन इक्वेशंस थी वो क्या थी, एक था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहली चीज फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये दूसरा इक्वेशन था। और तीसरा क्या था, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, 1 2 3। ये तीन इक्वेशंस हमने देखी थी। तो ये तीन इक्वेशंस की कंडीशन क्या थी, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम कौन से एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। तो अभी हमने देखा कि इवन दो इसका वो थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है इक्वेटर और पोल्स पे, पर फिर भी हम उसको नियर अबाउट कांस्टेंट ही लेते हैं। और क्या वैल्यू लेते हैं कांस्टेंट में, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम ये वैल्यू लेते हैं, और हम इसीलिए, क्योंकि जी कांस्टेंट है, इसलिए हम बहुत आसानी से इन तीनों इक्वेशंस को भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पे अगर आपको याद हो जो नोटेशन है इन सब की, वो क्या थी, v क्या था फाइनल वेलोसिटी, u था इनिशियल वेलोसिटी, a था एक्सेलरेशन, और t क्या था टाइम, उसको कितना टाइम लगा ये पूरा मोशन कंप्लीट करने में, s क्या था कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल करा है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ जो अब बातें हमने पहले भी डिस्कस की थी और उसको हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इन सब में क्या करेंगे, a की जगह हम g सब्सटीट्यूट करेंगे, a इज इक्वल टू g, ठीक है। तो आई होप इतना पार्ट आपको अभी तक क्लियर होगा। तो अब हम इसी टॉपिक पे कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे जो एक्चुअली एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं, और उसमें हम देखेंगे कि जितने अभी तक हमने कॉन्सेप्ट्स किए हैं उन्हें हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं और न्यूमेरिकली कैसे कैसे इन चीज़ों में को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, सेम मिटा देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, क्या है वो, अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज, ठीक है।
मतलब एक कार ऊपर से नीचे गिरी है। अब क्योंकि ये फ्री फॉल का केस है तो यहाँ पे क्या बात है, एक्सेलरेशन क्या होगा, जी होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम अकाउंट में लेंगे। तो अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड्स। तो टाइम क्या गिवन है हमें, 0.5 सेकेंड्स, ठीक है। लेट जी बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने कहा था हम 9.8 तब लेते हैं अगर क्वेश्चन में लिखा है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको गिवन है कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप ले सकते हो तो आप बहुत आसानी से ले सकते हो। तो क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है जी की वैल्यू क्या, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम ले सकते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन ने स्पेसिफाई कर दिया। चलो तो आगे हम क्या चलते हैं, व्हाट इज द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। तो हमें क्या पता लगाना है, हमें पता लगाना है उसकी स्पीड जब वो ग्राउंड पे से टकराएगी, ठीक है। तो एक्चुअली वो स्पीड क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी उसकी। तो फाइनल वेलोसिटी हमें पता लगाना है। तो इस क्वेश्चन के 3 सब पार्ट्स हैं, आप देख सकते हो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में। सबसे पहला सब पार्ट क्या है, हमें फाइनल वेलोसिटी पता लगानी है। दूसरा सब पार्ट क्या है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड्स। अगर आपको फर्स्ट चैप्टर याद हो, हमने एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। तो हम यहाँ पे वही पता लगाएंगे क्या है, एवरेज स्पीड कितना है, ठीक है। और तीसरा क्या है, हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब जहां से वो गिरी, जिस भी लेज से, जो भी वो, मान लो अगर ये ग्राउंड है और कार जो है हमारी यहां से इस पॉइंट से नीचे गिरी, तो इस पॉइंट की हाइट कितनी है हमें वो भी पता लगाना है। तो अगर हम उसकी हाइट का निकालें तो हाइट उसका कितना है। तो एक्चुअली हाइट कैसे निकाल सकते हैं, हाइट इज नथिंग बट कितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया, यहां से नीचे गिरने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वही उसकी हाइट है ना। तो हाइट को हम क्या इज इक्वल टू मान सकते हैं कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दैट इज इक्वल टू द नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम शुरू करें इसे सॉल्व करना, सबसे पहले क्या है, हमें टाइम पता है 0.5 सेकेंड। 0.5 सेकेंड इज इक्वल टू कितना, 1/2 सेकेंड्स, हाफ सेकेंड, है ना, ठीक है। अब मैंने कहा था अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गिर रहा है, बस सडनली ड्रॉप हो रहा है या बस फॉल ऑफ हो रहा है, ऐसे केसेस में हम क्या लेते हैं, u इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, ऐसे केसेस में, ठीक है। तो हमें ये 3 बातें गिवन है, तो ये हमने लिख लिया। तो अब हम कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं, क्या हम ये वाली इक्वेशन लगा सकते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at, क्या ये लगा सकते हैं, ये बिल्कुल लगा सकते हैं। तो इस केस में हमें क्या है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन क्या है 10 है हमें गिवन है, और टाइम क्या है 0.5 सेकेंड्स। इसको हम सॉल्व करेंगे, हमें कितना मिलेगा, 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमारी फाइनल वेलोसिटी कितनी आई, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमने अपना फर्स्ट सब पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब हम अपने नेक्स्ट सब पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सब पार्ट क्या है, इससे पहले हम जो 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 हम ढूंढते जा रहे हैं उसको लिखते जाते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट में हमें क्या पूछा है, एवरेज स्पीड पूछी है। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, हमें अगर आपको याद हो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, u प्लस वी बाई 2, है ना, u प्लस वी बाई 2 निकालते थे। उसका u क्या है, एवरेज स्पीड है, डेफिनेटली मीन ही है वो दोनों स्पीड्स का, तो हम वो निकाल लेते हैं। इनिशियल की वेलोसिटी क्या है 0, फाइनल वेलोसिटी हमने अभी निकाली 5/2, तो ये क्या बन गया 5/2 एक्चुअली, जो कि क्या है 2.5 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो हमने ये भी अगली क्वांटिटी निकाली 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब हाइट हमें निकालना है, तो हाइट क्या हुआ एक्चुअली, कितना डिस्टेंस उसने गिरने में ट्रैवल किया, तो हम वो निकाल सकते हैं। अब तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन में अगर हम रेफर करें तो हम ये वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं। तो अगर हमें यहाँ से डिस्टेंस मिल जाएगा, वही हाइट होगी उसकी। तो यहाँ पे अगर हम सब्स्टिट्यूट करें, u क्या है 0, टाइम क्या है 0.5 सेकेंड्स प्लस हाफ a, एक्सेलरेशन क्या है एक्चुअली इट इज g की वैल्यू क्या गिवन है हमें 10, टाइम कितना है अगेन 0.5 का स्क्वायर। तो अगर हम इसे सॉल्व करें, ये पार्ट तो 0 हो गया और ये 5 हो गया, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 1.25 मीटर, ठीक है। तो ये हमने कितना उसकी हाइट थी या फिर उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, क्या है 1.25 मीटर, ये भी कैलकुलेट कर लिया।
तो ये सब हमने बहुत आसानी से इक्वेशंस ऑफ मोशन की हेल्प से कैलकुलेट किए। और यहाँ पे हमारा क्या कैच था, हमारा कैच ये था कि हमने हर जगह एक्सेलरेशन को g के बराबर रखा, ठीक है। और क्यों? क्योंकि वो फ्री फॉल के केस में भी थी। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। तो अब अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल देखते हैं, उसमें हमें क्या क्या चीजें पूछी हैं। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन रेफर करें, क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर्स, ठीक है। तो मान लो ये कोई टावर है और यहां से आपने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, ठीक है। तो जब इस आपने ऊपर फेंका तो ये कहाँ, ये कितनी हाइट तक गया, ये गया टिल अ हाइट ऑफ 10 मीटर्स, मतलब इतना हाइट इज 10 मीटर, यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कैलकुलेट द वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड्स, मतलब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसकी इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है, ठीक है। सेकेंड, तो यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, एक हमें गिवन है हाइट, फर्स्ट चीज जो हमें गिवन है क्वांटिटी विच इज द हाइट, हाइट कितनी है हमारी 10 मीटर्स, और ये एक्चुअली हाइट क्या है, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। तो अगर इस डायग्राम को हम थोड़े ऐसे बनाएं, मान लो यहाँ पे आप खड़े हो ग्राउंड पे और यहाँ पे आपने उसे फेंका, तो इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 मीटर्स का, तो ये आपका हाइट है। तो यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट गया, यहाँ पे आप खड़े हो और यहाँ से आपने इसे ऊपर की तरफ फेंका, तो ये यहाँ गई, ठीक है। तो फर्स्ट सबसे पहले हमें क्या, हमें हाइट गिवन है और हमें क्या कैलकुलेट करना है, द वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से आपने इसे फेंका, मतलब ग्राउंड पे इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, किस वेलोसिटी से आपने उसे ऊपर की तरफ फेंका। तो क्या है, u इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमें सबसे पहली चीज ये पता लगानी है। फिर देखते हैं सेकंड में हमें पूछा है द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, मतलब यहां से यहां तक जाने में उसको कितना टाइम लगा, t इज इक्वल टू वॉट, तो हमें टाइम कैलकुलेट करना है, टाइम। तो ये दो बातें हमें पता लगानी है। तो अगर हम यहां देखें, इस जगह यहाँ पे क्या हो रहा है, आप यहाँ खड़े हो, यहाँ से आपने ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका, वो यहाँ तक गया मैक्सिमम हाइट ऑफ 10 मीटर्स। अब ऊपर जाने के बाद क्या होगा, नेचुरली वो ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, तो ठीक है, इसके बाद फिर वो नीचे भी आएगा, ऐसे वापस ग्राउंड पे आएगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, ये दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट पे हमेशा जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 होती है, द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब भी आप उसे फेंकोगे और वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे, फिर जब वो नीचे गिरेगा तो इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी इज ऑलवेज 0, ठीक है, उसकी वेलोसिटी जो है वो हमेशा 0 होती है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल गई, हमें ये भी पता चला कि उसकी जो हाइट थी 10 मीटर्स, ठीक है, लेकिन उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो भी 0, ये हमें अगली बातें पता चली। फिर उसके बाद यहाँ पे एक्सेलरेशन, अब क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है, ये फिर से फ्री फॉल केस है, तो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन क्या मानेंगे, g मानेंगे। अब क्योंकि यहाँ कुछ नहीं गिवन है कि आप उसे 10 ले सकते हो, तो इसलिए हम सीधा सीधे इसे क्या लिखेंगे, g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये दो बातें हमें पता है। अच्छा, लेकिन ये एक फिर भी डिफरेंट केस है, जब आप इसे नीचे से ऊपर फेंक रहे हो तो इसका मोशन कहाँ है, ऊपर की तरफ, लेकिन ग्रेविटी हमेशा कहाँ काम करती है, नीचे की तरफ, हमेशा ग्रेविटी तो नीचे की तरफ खींचेगी, तो ये नीचे काम कर रही है, तो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए जो g की वैल्यू होगी इस केस में उसे हम नेगेटिव में लेंगे। और ये बात एक ध्यान रखने वाली बात है, अगर ऑब्जेक्ट का मोशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो साइन हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये सब बातें हमें अब इससे पता चली। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन में। फर्स्ट सबसे पहले यूज करते हैं यू, हमें यू पता लगाना है। तो यू कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है ये वाली इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as है ना। हमें जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है, 0। क्यों, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वो 0 हो जाएगा, वो रुक जाएगा थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पे 0, फिर वो यहाँ पे रुकेगा और फिर नीचे क्यों आएगा, कोई फोर्स तो और है नहीं, लेकिन है कौन सी, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो उसे नीचे की तरफ खींचेगी। जब यहाँ आके उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है, तो फिर उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें नहीं पता, ये हम कैलकुलेट करेंगे। एक्सेलरेशन ए की जगह हम क्या लिखेंगे, g, और डिस्टेंस, इसने कितना ट्रैवल किया, s, वो हमें पता है 10 मीटर्स, ठीक है, दैट इज 10।
तो जितनी हाइट तक गया उसने उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये बात हम देख सकते हैं। तो ये क्या है, अब g, जैसे कि यहाँ पे देखा g क्या है हमारा -9.8, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन के अगेंस्ट था मोशन, तो -9.8 इंटू 10। तो इसको अगर आप सॉल्व करो तो यहाँ से तो 0 हम हटा देते हैं, तो यहाँ से ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो गया। इसको अगर हम और सॉल्व करें तो हमारा क्या आएगा 196, ठीक है। लेकिन ये स्क्वायर है तो ये इधर आएगा तो रूट बनेगा, तो u इज इक्वल टू रूट ऑफ 196 होगा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा 14, ठीक है, 14 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी हमने कितनी निकाली, हमने निकाला 14 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है, आपको कितना टाइम लगा, मतलब इस ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगा ये मोशन कंप्लीट करने में। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम ये वाली इक्वेशन यूज करें v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, तो ये वाला हो सकता है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारी 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या है अभी हमने निकाला 14, एक्सेलरेशन क्या है, डेफिनेटली हम इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेंगे और उसको हम क्या लेंगे -9.8, क्यों, क्योंकि मोशन ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अगेंस्ट हो रहा था। और टाइम कितना है, टाइम हमें निकालना है, तो ये बहुत सिंपल है, हम इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इसको हम सॉल्व करें तो ये क्या बनेगा 0 इज इक्वल टू 14 माइनस 9.8 टी, विच इज यहाँ आएगा तो -14 हुआ, इज इक्वल टू -9.8 टी। तो टी कितना बना -14 बाय -9.8, माइनस से माइनस, और इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1.43 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये आ गई हमारी टाइम की वैल्यू। टाइम कितना आया 1.43 सेकेंड्स। तो इतना टाइम इस ऑब्जेक्ट को लगेगा इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये सारी बातें डिस्कस की। क्या क्या मेनली डिस्कस किया, हमने फ्री फॉल का केस देखा। कब होता है फ्री फॉल, जब कोई ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो उसके बाद हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, जब वो ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो उसके ऊपर कितनी एक्सेलरेशन लग रही है अर्थ की अट्रैक्शन की वजह से, वो उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। फिर हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकाली विच इज gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, है ना। इतनी बातें हमने की। फिर उसके बाद हमने उसको इक्वेशंस ऑफ मोशन से रिलेट किया। क्यों कर पाए, क्यों, क्योंकि g की वैल्यू इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है कि इवन दो ये r का फर्क है उसके बावजूद भी हम उसको अप्रोक्सीमेटली ज्यादा फर्क नहीं आता और हम उसको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन में इस टॉपिक पे कुछ और अगर हम नोट करें कि क्या क्या चीजें होती है जो हमें ध्यान में रखनी होती है वाइल सॉल्विंग सच न्यूमेरिकल्स, तो क्या है सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान में रखनी होती है, क्या, इफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड from a height or falls off, तो मैं यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन कर रही हूँ, एक है ड्रॉप्ड और एक है फॉल्स ऑफ। और फॉल्स ऑफ फ्रॉम अ हाइट, तो इस केस में क्या होता है, हमारा u दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये एक बात है जो हम अगर क्वेश्चन में नहीं भी गिवन है तो भी अगर इस क्वेश्चन का सिनेरियो ऐसा है तो ये देख के हम ये बात ले सकते हैं। तो ये पहली चीज है जो पता होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है क्वेश्चन में हमेशा गिवन हो, कभी नहीं गिवन होगी बल्कि। तो आपको वर्ड्स पे ध्यान देना है। अगर वर्ड्स ड्रॉप लिखा है या फिर फॉल्स ऑफ फ्रॉम अ हाइट लिखा है तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 होती है, ठीक है। दूसरी बात क्या ध्यान देनी है, इफ एन ऑब्जेक्ट is projected from the ground, then the final velocity after reaching
द हाईएस्ट पॉइंट, जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने देखा हाईएस्ट पॉइंट, तो वो कितनी होती है, मतलब v इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या है, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर रीचिंग द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, तो वो क्या होती है हमारी, 0 होती है। तो ये अगली बात है जो पता होनी चाहिए। ठीक है, और थर्ड क्या है, द साइन ऑफ g इज नेगेटिव। कब नेगेटिव, when object is in a direction opposite, when it is traveling in the direction opposite to the acceleration ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। तो जब भी वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के केस में हो तो उस केस में उसका साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये बातें हमें पता होनी चाहिए। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा नेगेटिव एक्ट करेगी, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो इस केस में जी नहीं लेंगे, माइनस जी लेंगे। ठीक है, तो ये बातें, ये बेसिक बातें पता होनी चाहिए जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो। इन बातों का ध्यान रखना। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पता होने चाहिए। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिक और कुछ बातें देखेंगे, जैसे कि मास और वेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, हम वो समझेंगे। फिर और आगे चलेंगे तो हम थ्रस्ट के बारे में देखेंगे, प्रेशर के बारे में देखेंगे, ऐसी और बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिफाइन करेंगे और उसके बेस में रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। आप सारे वीडियोस देखो, समझो, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।